वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रुप थ्री को। और हम लोगों का जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था सेंट्रलाइजर या कहिए नॉर्मलाइजर और सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में। और इसमें जो आपस में कोरिलेशन है उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हम लोगों को आगे चल करके क्लास इक्वेशन से मिल जाएगा। तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस किया, जो रिलेशन है नॉर्मलाइजर और सेंटर ऑफ ग्रुप में, या कह सकते हैं सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट में, वो सब हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आज मैं इसको और आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, एक 15 नंबर और एक 16 नंबर। 15 नंबर जो रिजल्ट है उसमें ये कह रहा है ना कि अगर कोई जी ग्रुप है जिसकी कार्डिनलिटी पी क्यू है, यानी ग्रुप का ऑर्डर क्या है पी इंटू क्यू, जहाँ पी और क्यू आपका डिस्टिंक्ट प्राइम है, और जी एक फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो कह रहा है कि इसका जो सेंटर होगा, ग्रुप का सेंटर, उसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूफ भी करेंगे और इसको एग्जांपल से भी देखेंगे। और दूसरा फिर ये देखने वाले हैं कि जो एक रिलेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्लास इक्वेशन में हेल्प करेगा, कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, क्लास ऑफ एलिमेंट ए है और इसका ऑर्डर जो होता है ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ द एलिमेंट ए के। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखेंगे, फिर इसका यूज वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले ऊपर वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं। तो अब ये देखो कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि जी क्या है, फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, जी इज फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अगर ये अबेलियन ग्रुप होता तो उस केस में क्या होता कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो क्या हो जाता, खुद ग्रुप ही हो जाता। ठीक है, बट चूंकि ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो नॉन अबेलियन ग्रुप में हम लोग को पता है कि यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ग्रुप का। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट कि ये जो ए होगा ये क्या होगा, ये सेंटर का मेंबर नहीं होगा। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से समझिए। इसलिए कि अगर ये अबेलियन होता तो उस केस में क्या होता कि सारे ही एलिमेंट ग्रुप के सेंटर के एलिमेंट होते, बट ये नॉन अबेलियन है तो उसका उल्टा हम लोग लगाएंगे, काउंट्रा पॉजिटिव लगाएंगे कि भाई नॉन अबेलियन है तो जरूर कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। ठीक है, जो क्या होगा, जो सेंटर का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा सेंटर होता है ना वो क्या होता है, तो वो होता है सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर फॉर एलिमेंट ए, और ये सबसेट होता है ग्रुप का। ठीक है, लेकिन अगर ये नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि जो सेंटर है वो क्या है, वो प्रॉपर सबसेट होता है नॉर्मलाइजर का, और जो नॉर्मलाइजर है वो प्रॉपर सबसेट होता है ग्रुप का। ठीक है, अच्छा, अगर इसको और अच्छे से कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो क्या होता है, वो प्रॉपर सब ग्रुप होता है नॉर्मलाइजर का, और नॉर्मलाइजर क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप होता है ग्रुप का। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि नॉन अबेलियन ग्रुप में ये बातें होती है। ठीक है, जबकि अबेलियन में तो तीनों एक ही जैसा हो जाता है। तो अगर ये बात देखें तो यहाँ से डेफिनेटली ये आ जाएगा कि जो कार्डिनलिटी है, जो ऑर्डर है सेंटर का, ठीक है, उससे क्या होगा, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ग्रेटर होगा और उससे जो है आपका ग्रुप का ऑर्डर ग्रेटर होगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे बहुत अब आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मेरा जो जी है वो क्या है, पी क्यू है, राइट। सिंस क्या है, सिंस मेरा जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या है जी, वो पी क्यू है, और पी और क्यू क्या है आपका डिस्टिंक्ट प्राइम है। पी एंड क्यू आपका क्या है, क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, ये आपके अलग अलग प्राइम है। ठीक है, अगर ये अलग अलग प्राइम है तो अब आप समझिए, तो इस केस में ये जो रिलेशन है ये कब होल्ड करेगा, तो चूंकि नॉन अबेलियन ग्रुप है तो डेफिनेटली जो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर से स्मॉलर होना चाहिए। तो P और Q अगर G का ऑर्डर है तो डेफिनेटली जो इस केस में जो Na है, जो नॉर्मलाइजर है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो या तो P होगा और या तो Q होगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज और इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इसका मतलब ये कि जो नॉर्मलाइजर होगा ना वो डेफिनेटली क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा, इज ए साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, क्योंकि P और Q, अच्छा यहाँ पे ये भी आप ध्यान दो, मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लैग्रेंजियस थ्योरम का कहना है कि जो ऑर्डर है, ठीक है, नॉर्मलाइजर का, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, चूंकि ये सब ग्रुप है, और जो ऑर्डर ऑफ सेंटर है वो नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को डिवाइड करेगा।
ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस थ्योरम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, सारी बातें आप जानते हो पहले से। अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस थ्योरम, क्योंकि लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी सब ग्रुप है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर जी का ऑर्डर पी इंटू क्यू है तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर पी होना चाहिए या तो क्यू होना चाहिए। नॉर्मलाइजर आपका पी भी प्राइम है और क्यू भी प्राइम है, तो दोनों केस में क्या होगा, आपका एक साइक्लिक ग्रुप होगा। और इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रुप है उसका अगर हम लोग बात करें तो उसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है उसके ऑर्डर का कि वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सो दैट के 1 से ग्रेटर पी या क्यू और इससे ग्रेटर पी इंटू क्यू, ये आपका क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए ना, और लैग्रेंजेस थ्योरम को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये फॉलो कर रहा है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ एलिमेंट है, सेंटर ऑफ ग्रुप है, सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ये यहाँ से कंफर्म हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, काफी सिंपल है। बस ये हम लोग जो है अबिलियन नॉन अबिलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसको आप एक एग्जांपल से भी देख सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना S3 के बारे में। ठीक है, S3 के पास में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, साइकिल में लिख देते हैं इसको। ठीक है, साइकिल में लिखेंगे तो कैसा होगा, E तो होता है 1 2 1 3 2 3, फिर 3 ऑर्डर के 1 2 3 और 1 3 2, ये इसके पास में एलिमेंट्स होते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो सेंटर होता है S3 का, उसमें ओनली जो है ट्रिवियल आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि जो ऑर्डर ऑफ S3 है वो क्या है, वो है मेरा 6। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 3। ठीक है जी, 2 और 3 दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो इसको फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे S3 क्या है, आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है। क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप। तो डेफिनेटली इसके सेंटर में, इसका अगर मैं सेंटर निकालूंगा तो उसमें क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट आना चाहिए, और डेफिनेटली एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी। ये मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। ठीक है ना, तो काफी आसानी से इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर पाएंगे। अब आइए चलते हैं सेकंड थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, काफी आसानी से करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, इसका प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ देखिए क्या होता है, सिंस वी नो, हम लोग ये जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे कि जो नॉर्मलाइजर होता है, ठीक है, ए का, वो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए, वो क्या होता है, वो सब ग्रुप होता है किसका, ग्रुप जी का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, लेट, ये तो हालांकि गिवन है, लेट जी बी ए ग्रुप। जी मेरा क्या है, ग्रुप है। ठीक है, एंड ए जो है इसका कोई एलिमेंट है। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा ग्रुप का। फिर इसके बाद ऐसा है कि कोई भी ग्रुप है और उसका सब ग्रुप आपको पता है, तो उस सब ग्रुप का जितना भी डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट हो सकता है, हम उसका यूनियन को यूज कर सकते हैं फॉर द ग्रुप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंड ए ग्रुप कैन बी written as union of distinct right cossets। राइट भी हो सकता है या लेफ्ट भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ इट्स सब ग्रुप्स। ठीक है, तो अगर उसके पास में कोई सब ग्रुप है तो उस सब ग्रुप का आप जो डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कॉसेट है उसको आप लिख सकते हैं, उसका यूनियन लेंगे तो आपको ग्रुप ही मिलेगा। ये हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, लेट क्या, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ राइट कॉसेट ऑफ दिस नॉर्मलाइजर एन ए। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एन ए एक्स आई। ठीक है, ये ले लेता हूँ, यहाँ पे आई मेरा 1 to k होगा, यानी मैं यहाँ पे के डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट ले रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, के डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट। ध्यान दीजिएगा, ये एन ए नॉर्मलाइजर है, ये सब ग्रुप है और इसका राइट कॉसेट, ठीक है, एक्स आई से इसको राइट साइड मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो डेफिनेटली ये एक्स आई भी क्या होगा जी, नॉर्मलाइजर का ही एलिमेंट होगा, तभी ये राइट कॉसेट कहलाएगा। ये सब आप जानते हैं। इस केस में अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूँ तो जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन ए एक्स 1 प्लस ऑर्डर ऑफ एन ए एक्स 2, राइट। ये कहां तक जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ एन ए एक्स के तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे ये भी पढ़े हैं
कि कोई भी राइट कॉसेट है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, G इज इक्वल टू K इंटू एन ए, राइट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना सिंस क्या होता है ये कि ऑर्डर ऑफ कोई भी राइट कॉसेट है तो वो क्या होता है, वो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के इक्वल होता है, जहां H आपका क्या है, सब ग्रुप है। H इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर लिए। तो क्या हो गया कि जितना भी राइट कॉसेट था उन सब का ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, सिंपली ऑर्डर ऑफ एन ए के इक्वल आ गया। और ये कितना पीस है, तो ये आपका के टाइम्स आप देख सकते हैं, x1 है, x2 है, xk है, तो ये k टाइम्स आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ एन ए है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एन ए है। तो यानी कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एन ए है इंटू के इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं सिंपली कि k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ g डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन ए। ये आ गया, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब यहां से मैं बस ये अगर दिखा दूं कि जो मेरा k है, ओके, तो ये जो k है एक्चुअली ये एक रेशियो है और k यहाँ पे मेरा एक इंटीजर है। तो अगर मैं ये दिखा देता हूं कि जो ऑर्डर ऑफ क्लास एलिमेंट है, जो आपका जो हमको जो लेना है, ठीक है, यहाँ पे जो हमको लेना है क्लास ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो अगर मैं ये दिखा देता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का ऑर्डर भी k है तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं इस इक्वेशन 1 को लेके प्रूफ कर दूंगा। तो मैं इस तरह से उस तरफ बढ़ता हूं, तो मैं एक डिफाइन कर रहा हूं सेट, डिफाइन सेट, एक मैं सेट ले लेता हूं a इज इक्वल टू, अब देखिए हमको जाना है इक्विवेलेंस क्लास की तरफ ना, तो हम इक्विवेलेंस क्लास में जो इक्विवेलेंस जो एलिमेंट का डेफिनेशन है इक्विवेलेंट एलिमेंट का, उसको यूज करेंगे। तो मैं a के लिए x इनवर्स a x1 ऐसा लिख रहा हूं, x2 इनवर्स a x2 इस तरीके से, और मैं एक सेट ले रहा हूं xk तक, a xk। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। अब ये जो सेट हम लिए हैं तो इसमें पहले सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसमें जो k एलिमेंट मैंने लिया है, ठीक है, ये सारे k एलिमेंट्स आपस में डिस्टिंक्ट हैं। तो इसके लिए मैं ये क्लेम कर लेता हूं कि कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं सपोज कर देता हूं, सपोज, लेट्स सपोज कि दो एलिमेंट अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, xi इनवर्स a xi इज इक्वल टू xj इनवर्स a xj। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यहाँ पे कोई दो एलिमेंट आपस में इक्वल है, जहां पे जो i और j है वो कैसा है, तो i ग्रेटर देन j और ये आपका ग्रेटर देन k है और ये आपका 1 है। ठीक है, इस तरह का मैं ले लेता हूं यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये i और j जो है ये इसी में से कोई दो एलिमेंट है बीच का। ठीक है, तो क्या ये दो एलिमेंट आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, a xi और दोनों तरफ जो है xj इनवर्स, मतलब इसका बेस्ट ये रहेगा, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं, जो एलिमेंट आपका पहले था ना xi इनवर्स a xi, ठीक है, तो मैं इधर राइट साइड में xg का ले रहा हूं कंपोजिशन और इधर ले रहा हूं मैं xi का। अगर मैं इस तरीके से लेता हूं xj इनवर्स ले लेता हूं इधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर भी वही सेम चीज लगाएंगे, xi xj इनवर्स a xj, ठीक है जी, और इधर आपका xj इनवर्स। अगर इस तरह का हम लेते हैं यहाँ पे कंपोजिशन तो क्या हो जाएगा, तो अब आप देखिए ये आपका हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, इधर आपका ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बचा क्या, तो बचता है a xi xj इनवर्स इज इक्वल टू xi xj इनवर्स a, ये बचा। यहां से पता ये चल रहा है कि a के साथ में ये एलिमेंट क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, xi xj इनवर्स। तो यहां से ये बोल सकता हूं कि जो xi और xj इनवर्स है, राइट, ये क्या है, ये बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ a में, क्योंकि a के साथ में ये कम्यूट कर रहा है। अगर ये इसमें कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि na xi इज इक्वल टू क्या होगा, na xj। ये मैंने कैसे लिख दिया, तो ये सब ग्रुप का प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है कि ab इनवर्स अगर h में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि एच ए इक्वल टू होगा एच बी, ठीक है। ओके, ये मैंने ये दोनों जो राइट कॉसेट हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये है तो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो, अब ये दोनों इक्वल आ गया, बात समझिएगा, ठीक है। मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था सपोज करते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये इक्वल हो जाएंगे तब तो हम लोगों का जो सपोजिशन है ना वही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसलिए कि हम लोगों ने लिया था कि हमारे पास में ये जो NaXI से लेकर के NaXK तक जो भी राइट कॉसेट है वो डिस्टिंक्ट है। इसको हम लोगों ने डिस्टिंक्ट लिया था। डिस्टिंक्ट लिए हैं तभी तो हम इसका यूनियन को जी के बराबर कर पाए हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा तब तो जी के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, जबकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दो ठो इस तरह का राइट कॉसेट क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारा हो जा रहा है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है इसका मतलब है कि इस तरह का जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। हेंस मैं क्या बोल सकता हूं कि ए के पास में जितने भी एलिमेंट सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। हेंस सेट ए हैज डिस्टिंक्ट के एलिमेंट्स, है ना। तो इसके पास में जितने भी के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, अलग अलग हैं। तो सो मैं कह सकता हूं कि ए की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, के है, यानी ए के पास में के एलिमेंट है, ठीक है जी। अब देखिए, अब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो मेरा कंजुगेट एलिमेंट है तो उसके क्लास में भी, ए के कंजुगेट क्लास में भी के ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो मतलब मैं क्या दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि ए इज इक्वल टू क्या है, मेरा कंजुगेट क्लास है, ठीक है, ए का। तो अगर ये दिखाना चाहते हैं तो उसका तरीका आपको पता है कि हम लोग ये दिखा देंगे कि ए इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ दिस ए। तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको दिखाने के लिए। तो मैं ले लेता हूं कि y इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ a। तो यहां से क्या आ जाएगा, चूंकि y a का एलिमेंट है तो आपने ऊपर में a का सेट देखा हुआ है। तो y जो है कोई एक एलिमेंट होगा इस तरह से, xi इनवर्स axi, ठीक है, फॉर सम xi बिलोंग्स टू g, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे डेफिनेटली i भी आपका क्या है, 1 और k के बीच में लाई करेगा, क्योंकि a के पास में डिस्टिंक्ट के एलिमेंट है। तो y कोई इस तरह का होगा। अब देखो, जैसे ही आप y को ऐसे लिखते हो तो ये जो है क्या है, ये बता रहा है कि a का कंजुगेट एलिमेंट है। इसका मतलब है कि y जो है a के क्लास में बिलोंग कर रहा है। अब y देखो a का एलिमेंट था और y a के क्लास में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि a क्या है, वो सबसेट है दिस का, ठीक है। तो ये आपका 1 प्रूफ हो गया। अब उल्टा प्रूफ करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लेके चलते हैं इस तरह से कि मान लेता हूं मैं कि a के क्लास में x कोई एलिमेंट है। अगर a के क्लास में एलिमेंट है तो डेफिनेटली x को कैसे लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं g इनवर्स a g, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे मेरा जो g होगा वो क्या होगा, वो ग्रुप का एलिमेंट होगा। चूंकि x जो है वो a के क्लास में आता है तो x को यूजिंग द कंजुगेट एलिमेंट डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, मेरा g जो है वो g का एलिमेंट है, और g क्या है, g जो है वो आपका है यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट ऑफ Na, ठीक है। ये है i इज इक्वल टू 1 to k। तो अगर मैं कहूं कि g इसका एलिमेंट है, मैं यहां से बोल सकता हूं कि g इसका एलिमेंट है, ठीक है। और अगर g इसका एलिमेंट है तो मैं g को लिख सकता हूं किस तरीके से, तो मैं g को डेफिनेटली लिख सकता हूं कि g जो है मेरा क्या होगा, Na कोई इस तरह के फॉर्म का होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं लेट g इज इक्वल टू, g कैसा हो सकता है, तो bxi इस तरह का कोई हो सकता है। वेयर जो है b आपका वो होगा नॉर्मलाइजर का कोई एलिमेंट होगा, और xi तो आपका साथ में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ये जो है राइट कॉसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर g का एलिमेंट है, यानी g इसका एलिमेंट है, तो g जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं नॉर्मलाइजर का कोई एलिमेंट b ले लेता हूं, सो g शुड बी इक्वल टू bxi। तो g मेरा bxi हो सकता है कुछ। तो अगर मैं bxi की बात करूं, अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी देख लीजिए
कि अगर बी नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है, क्योंकि बी ए के साथ में कम्यूट करेगा। नाउ अब देखिए हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था x इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी एक्स आई का इनवर्स ए बी एक्स आई, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जी की जगह पे पुट कर दिए इसको, अथवा इसको और अच्छे से हम लोग खोल देते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स आई इनवर्स बी इनवर्स ए बी और एक्स आई, इस तरीके से लिख सकेंगे इसको। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा बी इनवर्स, जैसे बी ए जो है आपका वो ए बी है, तो इस ए बी को मैं बी ए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई इनवर्स बी इनवर्स, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी ए एक्स आई, ठीक है। तो अब ये जो बी बी इनवर्स है ये आपका आइडेंटिटी हो गया, तो बच क्या रहा है, बच रहा है मेरा एक्स आई इनवर्स ए और एक्स आई, ये बच रहा है, ठीक है। तो अब जो x है वो इस तरह से आ गया, क्या आ गया आपका, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया एक्स आई इनवर्स ए और एक्स आई। अब अगेन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट एलिमेंट क्या पता चल रहा है कि x जो है वो a के क्लास में है, सॉरी। तो अब ये देखो कि ये जो है वो तो हम लोग ले ही चुके थे कि x a के क्लास में है, बट यहां से ये आ गया ना कि x इनवर्स ए एक्स आई आ गया। तो ये क्या है, ये आपका डेफिनेटली x क्या है, कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, जो कि कैपिटल ए का ये एलिमेंट है। आप देख सकते हो एक्स आई इनवर्स ए एक्स आई, देख सकते हो यहाँ पे आप, जो हम लोगों ने ए डिफाइन किया था। तो यहीं पे चूंकि आई मेरा 1 से k के बीच में है, ठीक है, ये हम लिख चुके हैं कि आई हमारा क्या है 1 to k के बीच में है। यहाँ पे मैंने लिखा था, यस, ये वाला देख लीजिए, आई इज समवेयर बिटवीन 1 to k। तो आई चूंकि 1 से k के बीच में है, इसका मतलब क्या है कि एक्स आई इनवर्स ए एक्स आई एक जो है कैपिटल ए का एलिमेंट है। सो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखिए एक्स आपने लिया था कि ये आपका ए की क्लास में है, अब एक्स ए में भी आ गया, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि क्लास एलिमेंट ए जो है ये आपका सबसेट है ए का। तो अब इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, यहाँ पे इक्वेशन 1 था, अच्छा वो उसको 2 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग सबसे पहले 1 इसको ले चुके हैं। यस, यहाँ पे 1 है तो इसको मैं 2 ले लेता हूँ, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 3। तो अब इन 2 और 3 को मिला दें हम लोग, तो बाई 2 एंड 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जा रहा है कि ए जो है वो क्या है, वो आपका एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लास ए के बराबर है, ठीक है। तो अब ये दोनों बराबर आ गया, अब ये दोनों बराबर आ गया तो हम लोग यूजिंग 1 चले जाएंगे, 1 को यूज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये देखे थे कि ए की कार्डिनलिटी k है, सो कंजुगेट क्लास ए की कार्डिनलिटी भी k हुई, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ए का। देखिए प्रूफ तो खैर आपको जो है बीएससी क्लासेस में करना पड़ता है, बट अगर हम लोग नेट के लिए बात करें या हम लोग बात करें जैम वगैरह का एग्जाम के लिए, तो उसके लिए हमारे लिए ये जो रिजल्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और इससे हम लोग क्लास इक्वेशन लिखने में भी हमको काफ़ी ये हेल्प करेगा। तो ये आपको यहाँ तक ये जो रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट को ज़्यादा अच्छे से आपको याद करके रखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्विक MCQ है, उसको भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन आया था, क्या है यहाँ पे, वो है कि लेट G be a non-abelian group and order of group is 21, then order of center of group is, ये था, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको ऑप्शन दे रखा है 1, P है 3, ऑप्शन C है 7 और ऑप्शन D है 4। यहाँ पे इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो पहले आप एक वीडियो को पॉज करो और जो मैंने रिजल्ट बताया उसको देखो, इससे पहले वाले रिजल्ट से आपका तुरंत बन जाएगा। और आई होप आप लोग आंसर पे पहुंच गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है, जी आपका जो है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है पहले तो, और इसकी जो इसका जो ऑर्डर है वो 21 है। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 3 into 7 तोड़ जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां आपको ये PQ फॉर्म का आता है, जहां P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रुप है उसका कार्ड क्या होता है, उसका कार्ड 1 होता है, यानी उसका ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ ग्रुप में यहाँ पे
ओनली वन एलिमेंट होंगे, तो ये तो हम लोग अभी देखे थे। तो इस तरह का अगर कभी भी आता है ना तो आपको मिस नहीं करना, और इस तरह के ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इन सारे रिजल्ट्स को यूज करके काफ़ी अच्छे से बना सकते हो। तो अभी काफ़ी कुछ है, इसके बाद हम लोग क्लास इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और फास्ट तरीके से कैसे आप क्लास इक्वेशन लिख सकते हो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ थ्योरम था जिसका प्रूफ में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, और अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि 1 बाय 1 आप सारे टॉपिक को देखो। मैं हर टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि कोई डाउट आपका ना रह जाए। फिर भी आपका डाउट रहता है तो वो आप क्लियर भी कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स लेता रहता हूँ। उसके लिए आपको मेरा कोर्स लेना पड़ेगा, कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। आप CSIR नेट की तैयारी कर सकते हो, गेट जैम PGT की तैयारी कर सकते हो, काफ़ी कुछ है वहाँ पे। तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।